सोमवार 17 नवंबर को शेख हसीना को मिली मौत की सजा के ऐलान ने शायद ही किसी को हैरान किया होगा। उनके परिवार, पार्टी, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं, बांग्लादेश में उनके समर्थकों और विदेश में उनके दोस्तों समेत सभी दुश्मनों को इस बात का अंदाजा था कि यूनुस उनके साथ क्या करने वाले हैं। सभी को पता था कि न तो दिल्ली शेख हसीना को ढाका भेजेगी और न ढाका में इतनी ताकत है कि शेख हसीना को वे बिना दिल्ली की मर्जी के ले जा सके। तो फांसी तो इस केस में फिलहाल एक असंभव सी बात है। लेकिन भारत के साथ यूनुस एक साथ कई मोर्चों पर सिर दर्द बन चुके हैं और आने वाला समय हमारे लिए कितना मुश्किल और जोखिम भरा होने वाला है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। जब शेख हसीना का मामला कोर्ट में सुना जा रहा था तब किसी को भी उनके बचाव की उम्मीद नहीं थी। हालांकि बांग्लादेश का एक बड़ा धड़ा उनकी मौत चाहता था, तो इसी बात को भांपते हुए यूनुस ने जनभावना के पक्ष में फैसला करवाते हुए उन्हें सजाए मौत दिलवा दी और जनता को हमेशा की तरह लॉलीपॉप देकर शांत कर दिया। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना भारत निकल गई, लेकिन उनके पीछे उनके कई वफादार कार्यकर्ताओं को इसकी कीमत जान देकर बेबुनियाद आरोपों में जेल में बंद होकर चुकानी पड़ी। ज्यादातर कार्यकर्ताओं की लंबे अरसे से कोर्ट में तारीख तक नहीं लगी है और मीडिया भी उनके बारे में कुछ नहीं लिख रहा। वहीं निचली अदालतों में महीनों तक जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होती, नहीं उच्च न्यायालय उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे तैसे जमानत मिलती भी है तो तुरंत नए आरोप लगाकर वापस जेल में ठूंस दिया जाता है। उदाहरण के लिए नारायणगंज की पूर्व मेयर सलीना हयात आईवी का केस आप ले सकते हैं। वे अगस्त 2024 के बाद से ही जेल में हैं। क्या आरोप हैं, कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि उनकी तारीख नहीं लग रही। बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि हसीना जेल जाएंगी क्योंकि उन्होंने यूनुस को भी जेल भेजने की कोशिश की थी। हसीना के कार्यकाल में 1971 के युद्ध अपराधों के लिए जमात इस्लामी के कई सीनियर नेताओं को फांसी भी दी गई थी, जिसका असर भी शेख हसीना के खिलाफ हुए इस फैसले में साफ देखने को मिला। क्या हसीना का केस एक तरफा चला? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। वो कैसे, आपको समझाते हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने हसीना के लिए एक बचाव वकील ताजुल इस्लाम नियुक्त किया था, लेकिन उसी वकील से पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल का भी बचाव करने की उम्मीद की गई थी। हैरानी की बात है कि उन्हें हसीना के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र की जांच करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया था। समय कम था तो वकील और समय मांग सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि वे शेख हसीना के पक्ष में एक गवाह या सबूत पेश करने में भी बुरी तरह फेल रहे या करवाए गए, सब जानते हैं। लिहाजा बचाव पक्ष सिर्फ नाम मात्र का था ताकि प्रॉक्सी अटेंडेंस कोर्ट में लग सके। उनके लिए नियुक्त किए गए वकील खुद चाहते थे कि हसीना को सजा हो। अब इस मानसिकता के साथ यदि कोई वकील केस लड़ेगा तो क्या इसे ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम कहा जा सकेगा? एक और बात जान लीजिए, जब शेख हसीना की सरकार थी तब ताजुल इस्लाम जमाते इस्लामी नेताओं के बचाव में वकील थे। जब हसीना के कार्यकाल में उसी कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया था। ऐसे में अगर वो हसीना को फांसी पर चढ़ते देखना चाहते हैं तो इसमें हैरानी कैसी? लेकिन जैसा कि हमने कहा, जब तक वह भारत में है और नई दिल्ली उन्हें ढाका वापस नहीं भेजती, हसीना को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि शेख हसीना के पास क्या विकल्प है? यही बात जब उनके बेटे और सलाहकार साजिद वाजिद जॉय से एक इंटरव्यू में पूछी गई तो उन्होंने बताया कि आवामी लीग के पास यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। चूंकि पार्टी पर बैन लगा दिया गया है, इसलिए आवामी लीग चुनाव तो लड़ नहीं सकती। अब क्रांति ही एकमात्र विकल्प है। बांग्लादेश की राजनीति में अक्सर सड़कों की शक्ति ने ही दिशा तय की है, लेकिन यूनुस सरकार पुलिस और इस्लामी मिलिशिया का एक उपयोग करके भारी कार्रवाई करने को तैयार है, जिसे नेशनल डिफेंस रिजर्व बनाने की आड़ में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में आवामी लीग के पास सशस्त्र संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। पीछे मुड़कर देखें तो आवामी लीग कभी भी सशस्त्र संघर्ष का विकल्प चुनने वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पार्टी थी जो चुनावों के माध्यम से सत्ता में विश्वास रखती थी। जब भी सैन्य शासित पाकिस्तान में चुनाव हुए, उसने ईमानदारी से हिस्सा लिया। जब पाकिस्तानी सैन्य जुंटा ने 1970 के चुनाव के फैसले का सम्मान करने से इनकार कर दिया, जिसमें आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला था, तब जाकर शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता का आह्वान करने के बाद लीग ने बड़े पैमाने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किए।
केवल तभी जब पाकिस्तान सेना ने नरसंहार शुरू किया। बाकी सब इतिहास आप जानते ही। आवामी लीग को चुनाव लड़ने का अवसर देने से इनकार करके यूनुस ने इसमें तीली तो लगा दी है। अब ऐसे में हसीना के समर्थक यदि भारी सशस्त्र इस्लामी कट्टरपंथियों से लड़ने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो बांग्लादेश एक तरह के गृह युद्ध का सामना कर सकता है, जो मौजूदा परिस्थितियों से और ज्यादा भयावह हो सकता है। वहीं भारत से संबंधों की अगर बात करें तो जब से यूनुस ने सत्ता संभाली है, भारत के साथ संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जहां यूनुस हसीना को भारत द्वारा शरण दिए जाने से नाराज हैं, वहीं नई दिल्ली बांग्लादेश से दो कारणों से बेहद नाराज है। पहला, अंसार उल्लाह बांग्ला के प्रमुख जश्मुद्दीन रहमानी जैसे इस्लामी कट्टरपंथी नेताओं को जेल से रिहा किया जा रहा है, जिनका भारत के खिलाफ पहले से ही जिहादी एजेंडा रहा है। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने 2004 में चटगांव बंदरगाह शहर के माध्यम से उल्फा के लिए हथियारों की एक बड़ी खेप लाने की साजिश रची थी। दूसरा, यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों, खासकर कि सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अति उत्साहित दिख रहे हैं, जिसमें पाक के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पहले ही भारत को भविष्य के संघर्ष में पूर्व में एक झटका देने की चेतावनी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान के 11 सैन्य प्रतिनिधिमंडल अब तक बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं, जिनमें सबसे ताज़ा नौसेना प्रतिनिधिमंडल शामिल है, जो कथित तौर पर बांग्लादेश के पेकुआ स्थित पनडुब्बी बेस में पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए बर्थिंग सुविधाएं तलाश रहा है। इसके अलावा कई ज्ञात ISI अधिकारियों के साथ एक और प्रतिनिधिमंडल खुफिया साझाकरण व्यवस्था में सुधार के लिए बांग्लादेश के 10 दिवसीय दौरे पर है। जाहिर सी बात है, इन सब का निशाना एक होगा, भारत। बताते चलें कि भारत ने 1971 में बंगाली सशस्त्र संघर्ष का समर्थन पाकिस्तान को तोड़ने और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में खुद की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए किया था। यदि यूनुस और उनके इस्लामी कट्टरपंथी सहयोगी जैसे जमात इस्लामी, जिसके अमीर मोहम्मद ताहिर ने भारत के खिलाफ 50 लाख युवाओं के साथ जिहाद करने की धमकी दी है, उसने पाकिस्तान को अपने क्षेत्र का उपयोग प्रॉक्सी युद्ध के लिए करने की इजाज़त दी, तो फिर बांग्लादेश सरकार को भारत का जल, थल और नभ में गुस्सा झेलना पड़ सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए यही बेहतर होगा कि वे बिना पाकिस्तान की दखल की अपनी सरकार चलाएं और पड़ोसी धर्म का पालन करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.